नमस्कार दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको विभिन्न एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी या फिर रेलवे बैंकिंग हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। इसके साथ ही हम जल्द ही अन्य इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कोर्स जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, आपको इनकी क्लासें भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड यूवी नामक डिवाइस किसने विकसित किए? तो फर्स्ट ऑप्शन है आईसीएमआर ने, सेकंड डीआरडीओ ने, तीसरा एनआईसी ने या चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। तो यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स इसका क्या काम होगा? तो आपको पता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वायरस फैलने की एक समस्या तो रहेगी ही। तो सरकार ने क्या किया है कि ये इस प्रकार की डिवाइस बना करके बहुत सारी जगह जैसे ऑफिस हुआ या फिर गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह बहुत सारी जगह पर इनको लगाया जाएगा, ताकि दिनचर्या की जो चीज़ें हमारी हैं, जैसे छोटी चीज़ें हैं जैसे कि कोई फाइल हुई या मोबाइल हुआ या फिर कोई पर्स हुआ, तो उनके ऊपर कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। तो उसको कम से कम करने के लिए इस डिवाइस का विकसित किया गया। तो जैसे कि हम फाइल या फिर मोबाइल को इस मशीन की इस जगह पर नीचे रख देंगे, तो इसके अंदर से एक अल्ट्रा वायलेट किरण आएगी और इस मोबाइल के ऊपर या जो भी फाइल है जो उसके ऊपर जो कोरोना वायरस होगा तो उसको इनइफेक्टिव कर देगी। तो मेन इसका कारण ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो रिस्क है उसको कम से कम की जाए, इसीलिए डीआरडीओ ने विकसित किए हैं। तो ध्यान रखना, डीआरडीओ ने ये यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कन्फ्यूज मत होना विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसका मोटो है बलश्यम मूलम विज्ञानम विज्ञानम, यानी कि जो ताकत है वो विज्ञान से ही ओरिजिनेट होती है। इसका कार्य है भारत की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वियतनाम है। तो थोड़ा आसियान एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, तो इसके बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं। तो ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। क्षेत्रीय यानी रीजनल, रीजन का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। रीजनल जो राष्ट्र हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की, वो इसमें शामिल है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है कि विभिन्न जो सरकारें मिलकर के जो संगठन आपस में बनाती है उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1963 को बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बैंकॉक घोषणा के तहत है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंकॉक घोषणा के तहत किसकी स्थापना हुई थी? 4 संगठन दे देंगे, तो उसमें कौन सा है? तो इसमें आसियान आपको टिक करना है। सदस्य कुल 10 हैं और 2 प्रेषक देश भी हैं। सदस्य ये है म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यह सिंगापुर है, लाओस है, इसके अलावा वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है और सचिवालय इसका जकार्ता है इंडोनेशिया के अंदर। और ध्यान रखने वाली बात है कि भारत न तो इसका सदस्य देश है और ना ही प्रेषक देश है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ये अपन ने आसानी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से ले ली। अगला है, हाल ही में नॉर्मन हंटर का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? ये फुटबॉलर थे, क्रिकेटर थे या फिर बास्केटबॉल से संबंधित थे या गोल्फ थे? तो सही आंसर है ये एक फुटबॉलर थे। ये एक इंग्लिश फुटबॉलर थे जो इंग्लैंड के लिए खेलते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसलिए ध्यान रखना नॉर्मन हंटर का नाम आ जाए तो ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान रथ एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन है आईआईटी कानपुर या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसान रथ एप्लीकेशन इसको विकसित की नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ध्यान रखना, अपने इंडिया की ज़्यादातर एप्लीकेशन होती गवर्नमेंट की, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही विकसित करता है। अब सारी तो नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर जो मेजर एप्लीकेशन होती हैं वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही विकसित करता है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और तो देखते हैं कि क्या काम है इस मोबाइल ऐप का। तो आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर जो किसानों का जो संघर्ष है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जो उनकी भी फसलें तैयार हो चुकी हैं या फल सब्जियां वगैरह हैं, तो उनको एक परिवहन की दिक्कत आ रही है कि उनको परिवहन के साधन सही से मिल नहीं रहे हैं। तो इस मोबाइल ऐप में क्या होगा कि
20 लाख ट्रैक्टर और 5 लाख ट्रक, इनका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो किसान इस ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट इस नेटवर्क को जुड़ सकते हैं और वो अपने जो फल सब्जियां वगैरह जो भी हैं उनको डायरेक्ट मार्केट में पहुंचा सकते हैं। तो ये इस किसान रथ ऐप मोबाइल ऐप का काम हुआ। जैसे रथ रथ नाम से पता चल जाता है कि रथ एक प्रकार से परिवहन से संबंधित होता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पिट वाइपर हाल ही में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है, ये कौन से राज्य में खोजी गई है? तो ग्रीन पिट वाइपर ये एक सांप की प्रजाति है। तो ये उत्तर प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, आपको ये बता दूं कि जो रेप्टाइल्स वगैरह ये जो प्रजातियां होती हैं ज़्यादातर, जैसे सांप हुआ या मेंढक हुआ या फिर कोई और प्रजाति हुई रेप्टाइल्स की, तो ज़्यादातर वो इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया की दोनों, और ज़्यादातर चांस में इन दोनों जगहों पर 90% से भी बहुत चांस में हम मान लेना इन दोनों जगहों पर ही मिलती है। अगर ये बात आपको पता होगी तो आप अपने कॉमन सेंस से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को तो काट सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि सही करने के लिए, या तो केरल है या अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर वैसे अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन एग्जाम में आपको यही करना है। अपना बस 100% किसी को नहीं आता है, लेकिन अपने जो चांस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने हैं। तो ठीक है ना, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मरीजों को 10,000 रुपये सहायता देने का ऐलान किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी देने की घोषणा की है अभी कोरोना पेशेंट को। तो आगे चलते हैं। थोड़ा मध्य प्रदेश का राजनीतिक रूप से थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये सुर्खियों में आया है मध्य प्रदेश। तो पूछ सकते हैं अभी जो राजनीतिक उथल पुथल हुई तो इसमें इसकी सीटों का भी ध्यान रखना। विधानसभा की 288 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है यहाँ की। तो थोड़ी सीटों का ध्यान रखना, सीटों पर ही उथल पुथल हुई थी यहाँ की। आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश को थोड़ा भौगोलिक रूप से भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। भौगोलिक रूप से काफ़ी रिच स्टेट है ये। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ 3 है। ध्यान रखना कि इंडिया में जो 17 बायोस्फीयर रिजर्व हैं कुल, उसमें से 3 अकेले मध्य प्रदेश में हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी, पन्ना और अचानकमार, अमरकंटक। इसके अलावा टाइगर रिजर्व हैं यहाँ 7 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, धूबरी, पन्ना, सतपुड़ा और रातापानी टाइगर रिजर्व। ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसका निर्माण अभी भी हुआ है। तो बहुत सारी बुक्स या पुराने वीडियो में दिखा रखा कि 6 टाइगर रिजर्व, नहीं, अब इसके टाइगर रिजर्व 7 हो गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व, ये रातापानी पहले सेंचुरी थी, इसको अब टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। ठीक है ना। आपको बताते एक जो सेंचुरी होती है वो टाइगर रिजर्व भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है 7 है, और सबसे अधिक टाइगर की संख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कभी आ जाए किसी में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन आ जाए तो मध्य प्रदेश को टिक करना है। तो टाइगर की संख्या से सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर है कर्नाटक, या माफ़ कीजिए कट गया थोड़ा ये, तो तीसरा है उत्तराखंड। तो अगर आपको वो टेबल पूछ ली जाए सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो टॉप 3 है मध्य प्रदेश, सेकंड पे कर्नाटक और तीसरे पे उत्तराखंड। नेशनल पार्क की देख लीजिए, ये है बांधवगढ़, संजय माधव नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये है। थोड़ा अपन ये जान लेते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है आपस में। तो देख लेते हैं, एक जो एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक बड़ा इलाका होता है, उसी के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई अलग जोन, बफर जोन्स वगैरह, या फिर कोई टाइगर रिजर्व या कोई एलिफेंट रिजर्व, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व भी 17 है। तो ये देख सकते हैं आप, जो ये फोटो भी है, जो ग्रीन ग्रीन है ये बायोस्फीयर रिजर्व है पूरा, इधर ये नेशनल पार्क है, इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये इसका कोर बाग होते हैं। ठीक है ना। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण इलाके होते हैं ये कोर बाग होते हैं, ये इधर के जो खाली जगह होती है संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, इसको बफर जोन कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र, बफर जोन। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया तो कौन सा राज्य है? तो ओडिशा, असम, गोवा, मणिपुर। तो इसमें कीवर्ड कौन सा है? पहला, ध्यान रखना पहला। तो पहला गोवा कोरोना मुक्त घोषित किया गया। हालांकि मणिपुर भी है, लेकिन मणिपुर पहला नहीं है, पहला गोवा ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान ने लॉन्च किया। तो क्या काम है आयु एवं सेहत साथी ऐप का? तो इसका काम है, जो भी लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर आज नहीं जा सकते हैं, तो वो घर बैठे ही ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो परचेज भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया, तो राजस्थान ने लॉन्च किया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला चलते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा संगठन BRO में डोफोरिजा ब्रिज कौन से राज्य में बनाया? तो BRO ने डोफोरिजा ब्रिज कौन से राज्य में बनाया है? तो वैसे इसका आंसर स्लाइड में दे दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। तो इसमें ब्रह्मपुत्रा ये रिवर है, तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सुबनसिरी रिवर, ये है इधर, ये चीन से आ रही है। तो इसी के ऊपर BRO ने बनाया है ये डोफोरिजा ब्रिज है। जो BRO हमारा सीमा सुरक्षा संगठन, वो जो बॉर्डर के ऊपर ही जो इंडिया है, तो उसके ऊपर सड़क या पुल वगैरह ये वहीं पर बनाता है ये, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें देगा 8 मार्च, 24 अप्रैल, 5 जून या 22 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये 3 ही इम्पोर्टेंट दिवस हैं, और 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अच्छा, 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो इसका एक कारण है। कारण ये है कि ये इम्पोर्टेंट कारण है कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है 1992 वाला, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, ठीक है ना। इसी कारण जिस दिन से लागू उस दिन से इसको मनाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ मिलता है अपने को कि 73वें संविधान संशोधन 1992 ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ये ध्यान रखना। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की। हमको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। तो चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इनके बारे में जान लेते हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं। हालांकि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बनी थी, लेकिन उसने रिकमेंडेशन में पंचायती राज संस्थाओं को भी लिया था, इसी कारण इसका इम्पोर्टेंट नाम आता है यहाँ पर। 1957 में बनी थी। आगे अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। GV राव समिति 1985 में बनी थी। तो इसका आप टेबल पूछ सकते हैं कि कौन पहले थी कौन बाद में थी। इसके अलावा ML सिंघवी समिति, थोंगा समिति, गाड़गिल समिति, इनके पूछ सकते हैं ये कौन किससे संबंधित हैं? तो ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और आखिरी एक फैक्ट है जो जानने लायक है, किसके कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ था? तो बड़ी मुश्किल से पारित हुआ था, काफ़ी लंबी प्रक्रिया चल रही थी इसकी। देश आज़ाद होने के बाद ही विभिन्न सरकारें चाह रही थी कि ये आए, लेकिन कई राजनीतिक उथल पुथल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, तो ये पारित नहीं हुआ। तो बड़ी मुश्किल से पारित हुआ। तो नरसिम्हा राव सरकार की कार्यकाल में ये पारित हुआ था। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 के बीच देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस काल में इसका ये पारित हुआ था। तो ठीक है, आज की हमारी यहाँ क्लास यहीं ख़त्म होती हैं। ये इम्पोर्टेंट आज की जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से दिखा दिए गए हैं। वैसे हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे लगातार, और आप कमेंट करके कुछ कमी रह गई हो जो भी है आप अपना रिव्यू दीजिए। तो और इसके अलावा हम दूसरा और कोर्स भी लॉन्च करेंगे जल्दी। आपको इम्पोर्टेंट चाहे हिस्ट्री हुआ या पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पूरी तैयारी कराएंगे। और आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जो कोई वापस करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा कल, तो वो भी आपके पास टाइम पर आ जाए। और इसके अलावा अगर दूसरा वीडियो आएगा तो भी वो भी आपको मिल जाए। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।